ठीक है, हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज द चैप्टर फॉर क्लास 11। और किसका पार्ट है? ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ठीक है, यू नो कि हमारा जो सेल है, दिस इज अ सेल। आपको पता है कि सेल, जब कई सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो टिश्यूज बनते हैं, कई सारे टिश्यूज बन जाते हैं तो वो ऑर्गन बनते हैं, कई सारे जब ऑर्गन बन जाते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब कई सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो अपन यूनिट स्ट्रक्चर पकड़ के चलते हैं। तो यूनिट स्ट्रक्चर जो सेल है, आपको पता है कि हमारे जो सेल है वो हमेशा क्या यूज़ करता है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमारे सेल यूज़ करता है किस लिए? ताकि हमको क्या मिले? फ्यूल मिल जाए। फ्यूल हमें किसका? फ्यूल मतलब होता है जो हमारे सेल के सारे या हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कराने के लिए। तो हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को कराने के जो फ्यूल है, उस फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? एटीपी। एक्चुअली डॉट नहीं होता इसमें, सॉरी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये जो एटीपी कन्वर्जन होता है, ये जो एटीपी कन्वर्जन है, ये एटीपी कन्वर्जन कैसे होता है? ठीक, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज हमारा ये सेल है, सेल के पास एनी टाइम क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज कई सारे फॉर्म में मिल जाते हैं। ग्लूकोज अपने को मोनोसेक्राइड में है, ओलिगोसेक्राइड में है और पॉलीसेक्राइड्स में है। लेकिन सबको डाइजेस्ट होके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होना पड़ता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके, ऑक्सीडाइज होके वो हमारे लिए क्या पैदा कर दे? एटीपी को पैदा कर दे। और उसी एटीपी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो हर एक सेल में क्या होता है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज को हमको क्या देना पड़ता है? ये ऑक्सीजन देना पड़ता है। चलिए, हम ऑक्सीजन देते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? हमारे पास ऑक्सीडाइज होके एटीपी निकलती है। एटीपी के साथ साथ हमारे पास एक वेस्ट गैस निकलती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ क्या निकल आता है? कुछ पानी भी निकल आता है। ठीक है बच्चों, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक सेल है। ये तो नोट किया आपके लिए। अब ये सेल के पास ग्लूकोज कहाँ से आती है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस सेल के पास ग्लूकोज कहाँ से आएगा? इस सेल के पास ग्लूकोज कहाँ से आता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर और हमारे किस में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वो किस में आता है? हमारी ब्लड वेसल्स में। जब हमारी ब्लड वेसल्स में आता है तो जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसकी जो कैपिलरीज होती हैं, वो कैपिलरीज सेल्स के चारों ओर क्या होती है? सराउंडिंग होती है। कैपिलरीज, देखो कैपिलरीज किसे बोलते हैं? अगर हम आर्टेरियल सिस्टम की बात करें ब्लड से, तो जो बड़ी आर्टरीज होती है उसे हम बोलते हैं आर्टरीज। उससे जो छोटी होती हैं उसे हम बोलते हैं आर्टरियोल्स। और जो उससे भी छोटी होती है, जो महीन जैसी होती हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद और छोटी छोटी होती है। यहाँ तक कि जो सप्लाई है, दिस सप्लाई इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, दिस सप्लाई इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इस कैपिलरीज के बाद यहाँ पर शुरू होती छोटी 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 और वेन्स होती हैं, जिसे हम बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक है, और ये वेन्यूल्स भी बड़ी बड़ी वेन्स में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये बेटा पूरा सिस्टम है। लेकिन हमारे हर एक सेल के पास ना ये आर्टरीज जा सकती हैं, ना हमारे हर एक सेल के पास ये आर्टरियोल्स जा सकता है, लेकिन हमारे हर एक सेल के पास कौन जा सकता है, कैपिलरीज जा सकती है। क्योंकि कैपिलरीज के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो परमेबल होती है। उसके अंदर क्या स्क्वेमस सेल की लाइनिंग होती है, और स्क्वेमस सेल आप लोग जानते हैं कि वो किसी भी मतलब फ्रॉम कैपिलरीज टू सेल्स, वो जो कैपिलरीज के अंदर पाए जाने वाला जितना भी सब्सटेंसेस है, उस सब्सटेंसेस को वहाँ से परमेबल करके सेल के अंदर भेज सकता है। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आएगी। तो सेल के अंदर ग्लूकोज आएगी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, कि जो ग्लूको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो डाइजेस्ट होके मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होके कहाँ पर आएंगे, वो कहाँ पर आएंगे, हमारे कैपिलरीज में आएंगे। और कैपिलरीज क्या करेगी, यहाँ से इस ग्लूकोज को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, हमारे सेल के अंदर, ग्लूकोज टू ईच एंड एवरी सेल। और उसी के साथ साथ जब ये ग्लूकोज यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, उसी के साथ साथ यहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी कैपिलरीज में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, नो दिस इज हाउ द ग्लूकोज केम इनटू द सेल। मगर अब सेल इस ग्लूकोज को यूज़ कैसे करेगा, जिससे कि हमको एनर्जी मिले, हमको काम करने। तो इस ग्लूकोज को क्या मांगता है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन मांगता है। ये ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन देंगे, तब ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगी, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पर क्या होगी, बर्न होगी। यहाँ क्या प्रोसेस चलेगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज जब बर्न हो जाएगी, तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगी एटीपी। प्लस हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ही हमको मिल जाएगा वेस्ट गैस CO2। प्लस हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, कुछ वाटर मिल जाएगा। फिर जितनी भी कैलोरीज की डाइट है, मतलब ऐसी डाइट जो हमें कैलोरीज देती है, वो सब इसी तरीके से क्या होंगे, बर्न करेंगे और हमें एनर्जी देंगे। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारी जो कैलोरिक डाइट है वो कौन कौन सी है, तो हमारी कैलोरिक डाइट कौन जो हमें कैलोरीज देती हैं, कौन कौन सी डाइट है वो, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नो डाउट, दिस इज द मेजर सोर्स। नंबर 2 प्रोटीन, एंड नंबर 3 फैट्स। क्लियर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। These are called macronutrients। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसी को हम बर्न करके, इसी को हम ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेंगे, अपने लिए एटीपी बना लेंगे। और जब हम अपने लिए एटीपी बना लेंगे, तो वो एटीपी हमारे लिए, हमारे सेल्स के फंक्शन या हमारे ऑर्गन के फंक्शन या हमारे बॉडी की फंक्शन, हमारा मूवमेंट करना, हमारा डांस करना, जो कुछ भी है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, हमको इससे मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो चलो फिर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आज हम लोग देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, देख रहे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, एनाटॉमी ऑफ
ये आपको बहुत जानना ज़रूरी, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप 11 के बाद 12th में जाएंगे और आप 11 से ही नीट की भी तैयारी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको नीट के लिए भी काम आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको 12th बोर्ड के लिए भी काम आएंगी। ओके, चलो तो वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंबी सांस, योगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये होगा, सबसे पहली चीज़ अपने को ये देखनी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। आ जाते हैं नोज से। ये तुम्हारी नोज है, नोज एक स्ट्रक्चर है मात्र। यहाँ पर आप देखते हैं कि आपकी नोज में क्या है, छेद है, आपकी नोज में छेद है, और इस छेद को हम क्या बोलते हैं, दिस छेद इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ये दिस छेद इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। फिर इस छेद के अंदर आप देखते हैं छोटे 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 जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल हेयर्स भी बोलते हैं, नॉस्ट्रिल सीलिया भी बोलते हैं, जो आप बोल लो। तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मैं नाम नहीं लिखाऊंगा आपको, इसकी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। इज दैट क्लियर? अब आप देखेंगे कि इस नोज से पीछे बेटा एक क्या बनती है, ये कैविटी बनती है। इसको पहले पूरा बना लेते हैं। इतना सुंदर तो नहीं बना, मेरी आर्ट तो नहीं अच्छी नहीं है, एनी हाउ, ठीक है। इस नोस्ट्रिल्स के बाद से यहाँ पर ही एक कैविटी बनती है, दिस इज कॉल्ड अ कैविटी। और एक कैविटी जो तुम्हारा माउथ है, जो तुम्हारा माउथ है, इस माउथ के पास से भी एक कैविटी ऐसे आके बनती है, ध्यान देंगे, ठीक है। उस माउथ के पास से भी एक आगे क्या बनती है, कैविटी बनती है। ये जो नॉस्ट्रिल से आके निकल के कैविटी बनती है बेटा, इसे बोलते हैं नेजल कैविटी। दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी। और ये जो हमारे माउथ से जाके ये जो कैविटी बनती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरल या बक्कल कैविटी। कोई दिक्कत नहीं है इतना। फिर आप देखते हैं कि हमारा नोज और ये बक्कल कैविटी, यहाँ हमारा बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लटका रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके आप अपना मुंह खोलेंगे तो कभी कभी डॉक्टर जब आपको बोलता है, जब आपको खांसी जुकाम रहता है तो डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो, आ करके मुंह खोलते। मुंह खोलने के बाद आप देखते हैं कि अंदर एक ऐसे करके क्या रहता है कि ऑर्गन हिलता रहता है, ये वही ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर ये अपने लिगामेंट्स के साथ अटैच होता है, एंड दिस ऑर्गन इज कॉल्ड यूव्यूला। यूव्यूला, कोई कोई लोग इसे व्यूला भी प्रोनाउंस करते हैं, कहीं कहीं यू साइलेंट होता है, मगर मैं इसे यूव्यूला बोलता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, यूव्यूला बोलो, व्यूला बोलो, जो मर्जी बोलो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, ये एक्चुअली फर्स्ट डिफरेंस है। आप देखते हो जब आपको सर्दी और जुकाम होता है तो आपके गले में दर्द देने लगता है, तो डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर मुंह खोलो, तो ये सूजा बंद होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से जो बैक्टीरिया माउथ के थ्रू या इस नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आ रहे, देखिए ये एक ही कैविटी में आके मिलते हैं, ये देख लीजिए एक ही कैविटी में आके मिल रही है, एक ही कैविटी में आके मिलते हैं। तो ये पहले उन चीज़ों को ट्रैप करता है, फॉरेन प्रोटीन्स, बैक्टीरिया और वायरसेस, दे आर फॉरेन प्रोटीन विच आर एंटरिंग थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और थ्रू द ओरल ट्रैक्ट। फर्स्ट उसको यूव्यूला क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप कर लेता है तो आप देखते हैं आपके गले में सूजन हो जाती है, गले में दर्द देने लगता है, आप खाना गुटकते हैं तो पेन होने लगता है आपको। फिर डॉक्टर मुँह खुलवाता है तो बोलता हो सूजन नहीं है, दवा लो और नमक पानी से गरारा करो, ताकि इसके इन्फ्लामेशन को आप रोक सको। ये इन्फ्लामेशन को बाहर रोक देता है। इज दैट क्लियर? अब इसको नेजल कैविटी बोलते हैं, इसको ओरल कैविटी बोलते हैं।
ये दोनों ही आके एक कॉमन पैसेज में जुड़ जाती है। ठीक है, ये दोनों ही आके किस में जुड़ जाती है, एक कॉमन पैसेज में जुड़ जाती है, और इस कॉमन पैसेज को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इस कॉमन पैसेज को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स बोले तो यहाँ मैं लिख दूंगा आपके लिए कि कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, दैट इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स भी 3 पार्ट में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। फेरिंग्स हैज अ 3 पार्ट्स। कैसे, बहुत सिंपल है। ये नोज नेजल कैविटी के आगे का जो फेरिंग्स, दिस विल कॉल्ड नेसोफेरिंग्स। ये बक्कल कैविटी मुंह के पास का है, इसे हम क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स। और यहाँ से शुरू होती है लैरिंग्स, तो इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लैरिंजोफेरिंग्स। कोई दिक्कत नहीं, और तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कोई इसमें दिक्कत, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लैरिंजोफेरिंग्स हो गई। अब उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर आप आते हैं, तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है, नया स्ट्रक्चर। ठीक, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड larynx. This structure is called larynx, which is just started after the pharynx. Clear? अब आप देखते हैं कि इस लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपका साउंड बॉक्स कौन सा है, तो आपका साउंड बॉक्स कौन सा है, लैरिंग्स। इज दैट क्लियर? इसी लैरिंग्स के अंदर पतले पतले स्ट्रिंग्स पाए जाते हैं। ऐसे पत्ते में ब्लैक से बना देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। So these are the strings. स्ट्रिंग्स यानी जैसे गिटार का तार है, स्ट्रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्या, वोकल कॉर्ड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स इन्हें हम इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि आप देखते हैं आदमियों की आवाज़ भारी है, क्योंकि हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो थोड़ी लूजली अटैच्ड होते हैं, लेकिन फीमेल की आवाज़ इन्हीं करके होती है। तो फीमेल की आवाज़ में क्या, उनका वोकल कॉर्ड बहुत टाइट होता है, इसलिए उसकी उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत महीन निकलती है। ठीक, अब यहाँ से बेटा 2 कॉमन पैसेज, फिर यहाँ से ये लैरिंग्स के बाद ये 2 पार्ट में खुलता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स बता, ये छुओ अपना, ये छुओ, ये इसको ऐसे दाबोगे, ये दिस इज अ ट्रकिया, दिस इज अ ट्रकिया। ये क्या है, एक ट्रकिया है। और ट्रकिया क्या है, फ्रंट की ओर है, और ये ट्रकिया कहाँ से अपने पास बाइफरकेट हो रही है, खुल रही है, लैरिंग्स के पास से। और इसी के साथ साथ अपने पास क्या खुल रहा है, इसोफेगस भी खुल रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ से ट्रकिया भी खुल रही है, यहाँ से इसोफेगस भी खुल रहा है। हम इसको मार्क कर देते हैं। This is trachea and this is esophagus. यहाँ पर ही एक ओपनिंग होती है, दिस हियर इट इज अ ओपनिंग,
यहाँ पर बेटा एक ओपनिंग होती है, लैरिक्स में एक ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग के साथ साथ हमारे पास ट्रकिया भी खुल जाता है, हमारे पास इसोफेगस भी खुल जाता है। यानी कि जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाते समय अगर हम लोग को बात 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 को करते हैं ना बात, तो कभी कभी क्या होता है, खाना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एकदम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है करके ऐसे खांसते हैं। ऐसे खांसने का मतलब ये होता है कि खाना इसमें हमारे किस में चला गया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ट्रकिया में चला गया है। ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉच डॉग। अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वॉच डॉग कौन है तो हम क्या बोलेंगे, कौन है, ट्रकिया है, क्योंकि ट्रकिया में एक भी फॉरेन प्रोटीन जाएगा एक्सेप्ट एयर, तो ट्रकिया क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो अब हमें ये बताइए आप कि जब यहाँ से खाना पास होगा तो ये खाना ट्रकिया के अंदर भी जा सकता है, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो आ, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लॉटिस, ये जो ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, ये जो ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग इन larynx is called glottis। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। अब चूंकि खाना ना जाए तो ऐसा अरेंजमेंट किया गया है ऊपर वाले की तरफ से, इस पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ लीफ लाइक structure called एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस ये छेद, ग्लॉटिस के ऊपर एपी, ग्लॉटिस के नीचे होता तो सब ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के साइड में होता लड़कर, वो मैं आपको अब टर्म समझा दूंगा, परेशान मत होइए। ये ग्लॉटिस ओपनिंग है, इसमें लैरिंक्स में, उस ओपनिंग से हमारे पास दो ओपनिंग अलग मिलती है, एक हमें विंड पाइप मिलता है और एक हमें विंड पाइप मिलता है। विंड पाइप जो हमें मिलता है उसे हम वॉच डॉग बोलते हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं आता है लेकिन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि किसी किसी बुक में, यहाँ तक कि मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ उसको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉच डॉग। ठीक है, तो खाना इसके अंदर ट्रकिया में ना जाए व्हेन वी आर swallowing द फूड, तो इस ट्रकिया को बंद करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस होता है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक की बात हम समझ गए हैं। हम थोड़ा सा अभी आपको ट्रकिया, चलो ये बताते हैं। अब ये ट्रकिया हमारे पास यहाँ तक आ गई है, एनी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे ट्रकिया के लिए। ठीक है, ओके।